हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 7.2। काफ़ी ये हमारे पास लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको आपने गौर से समझना है। तो आपके सामने ये सर्किट दिया गया है, इसमें वो हमें कहता है कि आपने मुझे क्या फाइंड आउट करके देना है जी। मुझे आपने वी नॉट टी फाइंड आउट करके देनी है। तो स्टूडेंट्स एक ज़रा लॉजिक समझिएगा। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, इस वायर में जो करंट घूम रही होगी, मतलब जो भी करंट फ्लो कर रही होगी, उसको मैं फाइंड आउट कर लूँ, तो इनडायरेक्टली मैं यहाँ पे ओहम्स लॉ लगा के वी नॉट टी फाइंड आउट कर सकता हूँ। लेकिन केस में प्रॉब्लम यह है, ये एक एसी का सर्किट होता है। एसी एनालिसिस में हमारा काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है। अब यहाँ पे देखें 12 वोल्ट में से एक करंट निकली जो यहाँ पे आके दो हिस्सों में तकसीम हो गई, वो काफ़ी लंबा प्रोसीजर होगा। ये कोई सिंपल सर्किट नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा जी, हमें यहाँ पे इन द केस ऑफ इंडक्टर हमें आई एल ज़ीरो माइनस निकालनी होगी। आई एल ज़ीरो माइनस यानी कि इसको फाइंड आउट करना होगा। और आई एल का आपको पता क्या फार्मूला होता है हमारे पास, आई एल टी का हमारे पास फार्मूला होता है एल इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1/L इंटू इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास होता है डी टी ऑफ वी सी टी, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला होता है आई एल टी का। लेकिन इसमें हम इसको इजी करेंगे, टेंशन नहीं लेनी। इजी किस तरह से करेंगे जी, देखें अब इतना लंबा सर्किट है, इसको सॉल्व करने से पहले मैं क्या करना चाहूँगा जी, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूँगा बाय यूजिंग अ थेवेनिन्स थ्योरम। मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ ताकि मैं इससे प्रीवियस टर्म का पहले क्या निकाल लूँ, इफेक्ट निकाल लूँ, मतलब इतने सर्किट का इसके नेक्स्ट सर्किट पे क्या इफेक्ट होता है। तो इसको मैं कट कर लूँगा जी। कट करने के बाद इसको मैं इस तरह से दोबारा इसकी डायग्राम को यहाँ पे बना लूँगा ताकि मैं क्या निकाल सकूँ जी, वी ओ सी निकाल सकूँ। अब आपके सामने है टाइम ज़ीरो माइनस पे ये सर्किट ऑफ है। जो ही टाइम ज़ीरो पे जाता है, मतलब हमने अभी स्विच को क्लोज किया, तब ये सर्किट क्या होता है, ओपन हो जाता है। तो लिहाजा इस केस में भी ये ट्रिगर ऑफ है, तो इसका मतलब ये ट्रिगर क्या है जी, हमारे पास क्लोज्ड है। तो इसमें हमारे पास ये शेप आ जाएगी माइनस प्लस। ये सारा काम हम किसके लिए कर रहे हैं जी, ताकि हम आई एल निकाल सकें ज़ीरो माइनस पे। एट ये आपने लिखना है कंडीशन है टी इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस। इसमें डायग्राम्स बहुत तंग करती हैं। इन द केस ऑफ आपको लर्न करवाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा डायग्राम्स बनानी पड़ेंगी इस चैप्टर में, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए करूँगा। तो ये R1 की वैल्यू है, ये मेरे पास स्टूडेंट्स R2 की वैल्यू है जो कि 2 ओहम दी गई थी, ये वाली वैल्यू। और ये मेरे पास 4 वोल्ट का सोर्स था। इसको मैं इसके क्रॉस में पहले क्या निकालूंगा जी, VOC निकाल लूँगा। फिर आर थेवेनिन्स निकालेंगे और ये इतने सर्किट का इफेक्ट निकल आएगा। अब आपके सामने है, यहाँ पे मैं नोडल एनालिसिस लगा सकता हूँ। यहाँ पे जो एक ही नोड पाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें आपस में मिल रही हैं। ये एक बाइनरी नोड है और यहाँ पे मैं जो वोल्टेजेस रखूंगा उनका नाम VOC रख लेता हूँ। और ये नोड 1 है मेरे पास, ठीक है जी। मैं यहाँ पे लिखूंगा अप्लाई KCL एट नोड 1, अप्लाई KCL एट नोड 1, ठीक है जी। KCL अप्लाई हो गया। अब सबसे पहले हम इस साइड की करंट देखेंगे। देखें मेन हमारे पास वोल्टेज है VOC। जब हमने इस साइड पे करंट भेजी तो हमारे पास इक्वेशन लिखी जाएगी VOC माइनस 12 डिवाइडेड बाय जितनी रास्ते में रेजिस्टेंस आई है वो है 2। और इसको ग्राउंड भी आपने करना है, यहाँ से ग्राउंड कर देना है। तो देखें जब हम इस वायर की तो हमने रेजिस्टेंस करंट लिख ली। जब हम इस वायर की करंट लिखना चाहेंगे तो हमारे पास देखें VOC माइनस, अब यहाँ पे माइनस का पोल पहले पेश आ रहा है, लिहाजा यहाँ पे लिखा जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों वायर्स हमने क्लियर कर रही हैं। जितनी इसके घेरे में नोड में आ रही थी उन सब की करंट हमने लिख ली है। तो अब देखें यहाँ पे हम 2 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवाते हैं ताकि ये बटा खत्म हो जाए। तो हमारे पास सिर्फ रह जाएगा VOC माइनस 12 प्लस VOC प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। अब आपके सामने यह कंडीशन देखें, 2 VOC हो गया और ये -8 हो गया, -8 उधर जाके पॉजिटिव 8 हो गया, 2 1 2 4 और VOC की वैल्यू आ गई जी 4 वोल्ट। अब हमने इसके क्रॉस आर थेवेनिन्स निकालनी है। आर थेवेनिन्स कैसे निकालते हैं, वोल्टेज सोर्सेज को शॉर्ट करके और करंट सोर्सेज को ओपन करके। यहाँ पे सिर्फ वोल्टेज सोर्सेज है, इनको शॉर्ट कर दिया जाएगा। तो लिहाजा हमारे पास जो सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। देखें
जहाँ पे हम आउटपुट लेते हैं वहीं पे RThevenin भी मालूम की जाती है। आपको पता है इस चीज़ का, ये चीज़ आपने स्टूडेंट भूलनी नहीं है। अब देखें 2 ओहम और 2 ओहम था रजिस्टर, दोनों ये वोल्टेज सोर्सेज शॉर्ट कर दिए गए, शॉर्ट वायर से रिप्लेस कर दिए गए। अब ये दोनों पैरेलल में है। ये मुझे कैसे पता चल रहा है, क्योंकि स्टूडेंट जब सीरीज में होते हैं ना तो सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन होता है। यहाँ पे अपर और लोअर टर्मिनल दोनों जगह पे आपस में कॉमन है। देखें इनका ये अपर टर्मिनल भी कॉमन है और लोअर टर्मिनल भी, दोनों का यहाँ से आके देखें वायर में कॉमन हो जाता है, लिहाजा ये दोनों पैरेलल में है। तो RThevenin आएगी R1 और R2 के पैरेलल के बराबर। जब दो वैल्यू सेम हो और उनका पैरेलल लिया जा रहा हो तो एक रेजिस्टेंस जो सेम वैल्यू होती है उसको नंबर ऑफ रेजिस्टर्स पे डिवाइड करवा दिया जाता है। 2 रेजिस्टर है 2 पे डिवाइड करवाया जाएगा, 1 ओहम हमारी RThevenin आ गई। अब हम इसका सर्किट बनाएंगे जी अकॉर्डिंग टू थेवेनिन्स थ्योरम। तो वो बनता है हमारे पास, पहले VOC लगाई जाएगी, सीरीज में RThevenin लगाया जाएगा, ठीक है। VOC विच इज़ इक्वल टू कितनी आई थी, VOC हमारे पास 4 वोल्ट और RThevenin कितनी आई है 1 ओहम, और बाकी का जो सर्किट बचा होता है उसको लगा दिया जाता है। तो ये आपके सामने ऊपर सर्किट है। इसमें आपने L नहीं लगाना क्योंकि हम टाइम 0 माइनस की बात कर रहे हैं। टाइम 0 माइनस पे हमारे पास इंडक्टर जो होगा वो शॉर्ट होगा, क्योंकि जब किसी इंडक्टर में जो हमारे पास मतलब चार्ज स्टोर नहीं हुआ होता तो वो शॉर्ट होता है, और जब कैपेसिटर में चार्ज स्टोर ना हो तो वो क्या होता है जी, ओपन होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये शॉर्ट है, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट ये जितना भी हम काम कर रहे हैं सिर्फ एक चीज़ के लिए कर रहे हैं, वो है IL 0 माइनस को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि ये लास्ट में हमारे काफ़ी काम आती है। अगर हम इसको मालूम ना करें हमारा जो सवाल है वो हल नहीं होता। यहाँ पे IL 0 माइनस हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। मेरा L तकरीबन C की तरह लगता है तो इसके लिए माजरत हवा हूँ। तो यहाँ पे R3 की वैल्यू है जो कि 2 ओहम है, ठीक है जी। देखिए मैंने क्या किया जी, मैंने ये जो सर्किट आगे से कट किया था उसे दोबारा अटैच करवा दिया। बस बात यह है कि इंडक्टर उस केस में शॉर्ट होगा, क्योंकि मैं टाइम 0 माइनस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा जी, यहाँ पे लिख दूंगा प्लस माइनस V0 0 माइनस भी आप इसे लिख सकते हैं, क्योंकि टाइम 0 माइनस है इस वक्त। तो 0 माइनस ही लिख दीजिएगा। V0 से भी हमारा कोई मतलब राब्ता शाब्ता नहीं है, उसको भी आपने छोड़ देना, बस IL 0 माइनस निकालनी है। तो देखें एक सर्किट जब पूरी सीरीज फॉर्म में एक लूप लगा हो तो एक करंट को निकालने का आपको पता है क्या तरीका होता है, क्योंकि करंट एक लूप में सेम होती है, हर एक रजिस्टर के क्रॉस एक ही करंट फ्लो कर रही है। लिहाजा इसमें क्या होगा जी, डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला लगेगा IL इंटू 0 माइनस टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज कितनी है 4, रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में, लिहाजा टोटल रेजिस्टेंस कितनी बनेगी 3 बन जाएगी। 2 + 1 3। तो ये आ गई हमारे पास इसकी वैल्यू। अब आपने क्या करना है जी, दोबारा से वापस जाना अपने मेन सर्किट पे। अब आपने टाइम को ले लेना है 0+ पे। टाइम 0+ का क्या मतलब है कि जब हमारा टर्मिनल मतलब सेकंड पोजीशन पे पहुंच चुका था, तो सेकंड पोजीशन का मींस क्या है जी, आपके सामने ये ओपन हो जाएगा सर्किट। ये आपको पता है ये टर्मिनल ओपन हुआ तो इस पूरी वायर का कोई मतलब इसमें लेना देना नहीं रहेगा, क्योंकि जब टर्मिनल ओपन हो जाएगा इसमें करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो इसको ड्रा करने का कोई फायदा नहीं है। बस ये साइडों वाले आपने वायर्स और सर्किट्स में जो भी कंपोनेंट्स लगे हैं वो ड्रा कर देने हैं। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगी शेप, पहले रेजिस्टर, उसके बाद एक इंडक्टर लगा हुआ है हमारे पास, फिर यहाँ पे हमारे पास R3 का जी रेजिस्टर लगा हुआ, और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स हमने लगाया हुआ है जिसका नाम क्या है जी 12 वोल्ट, और यहाँ पे 2 ओहम का रेजिस्टर है जिसका नाम है R1, और यहाँ पे इंडक्टर है हमारे पास 2 हेनरी का, और यहाँ पे हमारे पास एक और रेजिस्टर है 2 ओहम का। और एक और बात आपको बताता चलूँ, अब आपने इसके ऊपर क्या अप्लाई करना है जी, आपने इसके ऊपर KVL अप्लाई करना है, क्योंकि इन द केस ऑफ इंडक्टर आपने करंट निकालनी होती है, और करंट के थ्रू ही हम आगे क्या कर पाएंगे, V0 को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देता हूँ जनरल फॉर्म में, वो हमारे पास बराबर होती है x(t) प्लस A इंटू x(t) विच इज इक्वल टू कैपिटल A। ये हमारे पास जनरल फॉर्म होती है। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा KVL, क्योंकि ये एक लूप है और इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रही है उसका नाम हमने रख दिया I(t), और ये उसने खुद भी दिया हुआ था, आपको फर्स्ट शेप में याद होगा मैंने मेंशन किया था I(t), ठीक है। तो यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया। आपने लिखना पहले अप्लाई KVL एट लूप 1, ये आप लिख लीजिएगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। यहाँ पे आपने लिख लेना अप्लाई KVL एट लूप 1। तो यहाँ पे ये पहले माइनस के पोल में एंटर करती है, लिहाजा ये लिखा जाएगा -12। उसके बाद ये R1 में जब फ्लो करेगी तो आपको पता है कि रेसिस्टर के क्रॉस हम वोल्टेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, KVL का मीन्स ही किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, तो हमने वोल्टेजेस ही लिखने हैं। तो एक रेसिस्टर के क्रॉस हमारे पास अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज बराबर होता है V इज इक्वल टू IR। तो इसके क्रॉस करंट जो गुजरी है वह IT और रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो ये आ जाएगा 2IT। उसके बाद नेक्स्ट देखा जाए तो एक इंडक्टर के क्रॉस जो हमारे पास होती है करंट, वो बराबर होती है
एक इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होते हैं वो बराबर होते हैं वो इंडक्टेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू टाइम। वो मैं बाद में लिखूंगा, यहाँ पे स्पेस कम है। मैं पहले R3 के क्रॉस इसके वोल्टेजेस लिख लेता हूँ। R3 के क्रॉस भी वही लगेगा KVL, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट है I और 2 इसकी रेजिस्टेंस है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू IT। आगे प्लस, अब इसके क्रॉस जो हमारे पास वोल्टेज थे मैं वो लिखने लगा हूँ, उसका फार्मूला था L इंटू डेरिवेटिव ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू टाइम। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा चक्कर मुकम्मल हो गया, हम वहीं पे वापस आ गए जहां से हमने चलना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो अब जनरल फॉर्म से अगर आप मिलाएं तो सबसे पहले डेरिवेटिव होना चाहिए और उसके साथ कोई भी कंपोनेंट मौजूद नहीं होना चाहिए। लिहाजा हम क्या करेंगे जी, एल के साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा देंगे। तो यहां पर मैं इक्वेशन लिखना चाहूंगा आगे, यहाँ पे सिर्फ आई ऑफ टी रह गया। उसके बाद हमने वो वाला कंपोनेंट लिखना है जिसके साथ टाइम का कोई वेरिएशन है। तो ये वाले दो हैं, 2 + 2 4 हो जाएगा। तो 4 आई ऑफ टी डिवाइडेड बाय एल, क्योंकि पूरी इक्वेशन को एल के साथ डिवाइड करवाया जा रहा है। उसके बाद एक कांस्टेंट रह गया, कांस्टेंट इस साइड पे होता है तो वो 12 है, 12 उस साइड पे चला गया, पॉजिटिव हो गया, एल के साथ डिवाइड हो गया। एल कितना है जी, 2 हेनरी है, तो 2 से डिवाइड आप करवाते जाए और आपके पास जनरल फॉर्म बन जाएगी डेरिवेटिव ऑफ करंट। और यहाँ पे जब 2 पुट करूंगा, 2 1 जार 2 2 जार 4, तो ये आ जाएगा 2 ऑफ IT। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 2 यानी 6 आ जाएगा। अब आपके पास ये फॉर्म बन चुकी है जी। आपको पता है ये हमारे पास जनरल फॉर्म थी, इसमें हमें पता चल रहा है कि ए की वैल्यू हमारे पास 2 है स्मॉल ए की, और कैपिटल ए की वैल्यू है 6। K1 हम कैसे मालूम करते थे, कैपिटल ए डिवाइडेड बाय स्मॉल ए, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 3 आ गया जी। K1 की वैल्यू मालूम हो गई। उसके बाद टा हम कैसे मालूम करते थे जी, आपने मुझे खुद बताना है। टा हम मालूम करते थे। अब स्टूडेंट्स आपको मैं एक और चीज़ बताना चलूँगा, जैसा कि आपके इल्म में इजाफा करना चाहिए। आप लाजमी नहीं है यहाँ पे आर वर एल करते रहे। अक्सर बच्चे भूल जाते होते हैं कि आर वर एल था या एल वर आर था। अक्सर ये क्वेश्चन आता है जहन में, बंदा घूम जाता है, कोई पता नहीं चलता। तो उसके लिए ही मैं आपके लिए आसान ट्रिक लाया हूँ कि टा का एक और फार्मूला होता है, वो होता है 1/, स्मॉल ए। तो स्मॉल ए आपको दिया गया जी, तो इसका क्या वैल्यू आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक होगा जी, बस इतना सा काम था। अब देखिए आपने क्या करना है जी, जनरल फॉर्म में लिखना है होमोजीनियस इक्वेशन में IL T विच इज इक्वल टू K1 + K2, यही वैल्यू होती है ना, K1 + K2 e की पावर -t/टा। तो इसमें वैल्यूज पुट करके देखें, यह आ जाएगा ILT इज इक्वल टू K1 कितना जी 3 + K2 की वैल्यू अननोन है और e की पावर -t/टा मीन्स 1/2 यानी 2t आ जाएगा। तो देखें बात अब कुछ इस तरह से है हमारे पास कि हम इसको टाइम 0 माइनस पे ले जाएंगे ताकि हम क्या कर सके, K2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। इसी वजह से हम IL0 माइनस हमेशा IL0 इन द केस ऑफ इंडक्टर और VC0 माइनस इन द केस ऑफ कैपेसिटर हम निकाल लेते होते हैं। तो एट T इज इक्वल टू 0 माइनस आपने ये चीज़ मेंशन करनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा IL0 माइनस विच इज इक्वल टू 3 प्लस यहाँ पे सिर्फ K2 रह जाएगा क्योंकि e की पावर 0 1 ही होती है। यहाँ पे 0 माइनस मीन 0 ही होगा। तो e की पावर 0 1 आ गई, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब आपके सामने आ जाएगा K2 इज इक्वल टू IL0 माइनस हमारे पास कितना आया था जी, ये आया था 4/3 एम्पेयर, ये आपके सामने है। तो 4/3 ये 3 दूसरी जानब जाके माइनस हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम LCM लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3 LCM आ जाएगा और 4 - 9 आ जाएगा क्योंकि 3 3 = 9 और ये आ गया जी -5/3। ठीक होगा, K2 की वैल्यू भी आ गई। अब हमारे पास जी ILT फाइंड आउट हो चुका है। K1 की वैल्यू 3 थी प्लस K2 की वैल्यू कितनी आई है -5/3। e की पावर कितनी है जी -t/टा मीन्स -2t बन जाता है। ये अगर 2 को उल्टा के ऊपर ले जाए तो ये आपके पास इसकी जनरल फॉर्म आई है। अभी हमारा मेन मकसद क्लियर नहीं हुआ क्योंकि हम मेन चीज़ V0t फाइंड आउट करना चाहते थे। तो देखिए V0t जो थी वो इस रेजिस्टर के क्रॉस थी। अगर हम इसमें करंट फ्लो करवाते हैं I(t) तो V0t का फार्मूला जो आएगा वो आएगा V0t इज इक्वल टू I(t) इंटू R3। तो R3 की वैल्यू इस ILT से मल्टीप्लाई हो जाएगी जो कि वैल्यू कितनी है 2 है। तो देखें ये आ जाएगा I(t) मीन्स ILT इंटू R3। तो वैल्यूज पुट करवा दें, मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास ये जनरल फॉर्म आई है। 2 के साथ मल्टीप्लाई होते जाएंगे, 2 3 ज़र कितना होता है 6 होता है। तो पहले नंबर पे आ गया जी हमारे पास से 6 क्योंकि R3 की वैल्यू 2 है तो 2 मल्टीप्लाई होता जाएगा इन वैल्यूज़ के साथ। तो 6 माइनस 2 5 ज़र 10 होता है तो 10 डिवाइडेड बाई 3 e की पावर आ गई जी -2t एंड दिस इज अवर आंसर इन अम्पेयर।
अम्पेयर नहीं सॉरी वोल्ट हो जाएगा क्योंकि ये तो हमारे पास वो है ना वोल्टेज है, तो वोल्ट आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारा आंसर था। मुझे उम्मीद आपको इसकी समझ आ गई होगी और इसका ग्राफ भी ड्रा करना आपको आना चाहिए, लिहाजा मैं आपको ग्राफ ड्रा करना सिखाता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ग्राफ को ड्रा करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स मालूम करने होते हैं, 2 पॉइंट्स, ओनली एंड ओनली 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो वो कैसे मालूम करते हैं मैं आपको बताऊंगा अभी। सबसे पहले आपने टाइम 0 माइनस पे वोल्टेज की वैल्यू निकाल लेनी होती है और फिर देखना होता है जो हम टाइम बढ़ाते जाएंगे ई की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होती। जो अगर आप ई की पावर 0 अगर यहाँ पे रखते हैं ना, तो आपकी ई की पावर 0 जो अगर 1 आ जाती है, उसके बाद ई की पावर अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो वो ई की पावर घटती जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी लास्ट पॉइंट होता है, तो इन्फिनिटी पे जाके ई 0 हो जाता है, तो उस पर 6 मैक्सिमम होगी। हमने 2 पॉइंट्स पे निकालनी होती है वैल्यू। चले मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट पेज पे। सबसे पहले आपके लिए मैं इक्वेशन लिखूंगा, जो हमारी इक्वेशन आई है, ठीक है जी। इक्वेशन हमारे पास आई है V0t इज इक्वल टू 6 माइनस 10/3 e की पावर -2t। सबसे पहले आपने क्या करना है, जिसे 0 पे चेक कर लेना है, यानी एट t इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, इस पे आपने पहले चेक कर लेना। मैंने 0 पुट किया तो क्या होगा, देखें V0 इंटू 0 इज इक्वल टू 6 माइनस, ये सिर्फ रह जाएगा 10/3, क्योंकि टी की जगह जो ही 0 पुट होगा इसकी पावर 1 हो जाएगी और ई की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। और देखिए जब मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो 3 6 18 होगा। 18 में से देखिए चलिए मैं आपके लिए बना ही देता हूँ 3, ये आ गया 18 माइनस 10, तो ये आ गया 8/3 वोल्ट। तो ये हमारी क्या है जी, मैक्सिमम, ये हमारी स्मॉलर वैल्यू या मैक्सिमम ये बाद में पता चल जाएगा। तो देखें अब हम क्या करेंगे जी, इन्फिनिटी पे चेक करेंगे। जब हमारा टाइम इन्फिनिटी पे चला गया, ये 2 पॉइंट होते हैं जो आपने मालूम करने होते हैं। तो इन्फिनिटी के केस में ई की पावर इन्फिनिटी होगी, और आपको एक चीज़ बताता चलूँ, अगर ई की पावर किसी भी चीज़ की पावर इन्फिनिटी हो जाए तो वो 0 के इक्वल हो जाता है। ई की पावर इन्फिनिटी का मतलब कि ये टोटली 0 के इक्वल आ गया, तो ये इस तरह से आ जाएगा 10/3 ई की पावर इन्फिनिटी विच इज़ इक्वल टू 6 माइनस 10/3 होल 0, क्योंकि ई की पावर इन्फिनिटी 0 के बराबर आएगी, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया जी 6 वोल्ट। अब इसका जो ग्राफ बनेगा ये आपके सामने होगा, टेंशन नहीं लेनी। अब इस साइड पे हमारा होगा जी वोल्टेज और इस साइड पे टाइम। वोल्टेज कौन से थे जी, V0t। मैक्सिमम वोल्टेज कितने आए हैं, 6 आए हैं, क्योंकि इन्फिनिटी पे ही हमारे मैक्सिमम वोल्टेज पाए जाते होते हैं, या मिनिमम भी कभी कभार आ जाते हैं। और मिनिमम इससे लोवेस्ट वैल्यू आई है 8/3, वो मैं ले लेता हूँ यहाँ कहीं पे, ठीक है। मैं कह लेता हूँ जी यहाँ पे हमारे 8/3 है। ये मैंने 6 की लंबी लाइन खींच दी और यहाँ पे मेरे पास कितने वोल्टेज है, 8/3 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपने जैसा कि देखा ये राइज करते जाते हैं, मतलब ये पहले आते हैं इस तरह से कांस्टेंट और फिर आगे राइज करना शुरू कर देते हैं, यानी इन्फिनिटी पे जाके ये तक मैक्सिमम यहाँ पे हो जाएंगे। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ था। मुझे उम्मीद आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।